हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीषाज़ इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर लेते हैं कि आने वाले कुछ समय में हम लोगों का किस तरीके से एसोसिएशन रहने वाला है। अभी एमपी में बहुत सारे वन डे एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रही हैं और उन सभी वन डे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का एक प्रीडोमिनेंट रोल है। बात करूं आपकी मोस्ट कवेटेड एग्ज़ाम में जो पटवारी का एग्ज़ाम है, उसमें पहले इंग्लिश का पोर्शन इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इस बार पटवारी को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में रखते हुए इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस भी आपके उस पेपर का पार्ट रहने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए टू गेट गुड स्कोर या ग्रेट स्कोर इन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इन एनी ऑफ योर एग्जाम्स, इन एनी ऑफ योर वन डे एग्जाम्स। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर डाला है इंग्लिश इज़ ईजी, राइट। हम बहुत से लोग जो दिमाग में सबकॉन्शियसली ये बिठा लेते हैं ना कि इंग्लिश मेरे बस का नहीं है, या इंग्लिश में मैं स्कोर नहीं कर सकता, या मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो मेरे बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कीजिए कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ पेपर। जिस तरीके से आप बाकी अन्य पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी स्कोर करना बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आप लोगों ने आज तक इंग्लिश को केवल रट्टा मारा होगा, इसीलिए आपको इंग्लिश थोड़ा टफ लगता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि इंग्लिश इज़ ईजी, है ना। एवरी वन एंड एनी वन कैन स्कोर ग्रेट मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें। अब क्या रणनीति रहती है, देखिए, आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, कोई भी दोस्त आपका कुछ भी बोले, अरे भाई तेरा तो हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है, तूने अच्छे से तैयारी की है। देखिए, हमेशा आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसने गए सालों में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में उसने जो पेपर्स कंडक्ट करवाए हैं, उसकी आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए। जब आप वो पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप में वो एक अलग सा खुद में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो द की जो बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, जो सिलेक्टेड रहते हैं, आई एम ऑल्सो वन अमंग्स द सिलेक्टेड वंस, जो नहीं बताते हैं, वो क्या है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, उससे आप में खुद में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आने वाला है। अब सिलेबस और टॉपिक्स टू बी कवर्ड की अगर मैं बात करूं, तो मैंने जितने पेपर्स आपके गो थ्रू किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा टफ या टिपिकल इंग्लिश नहीं आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रिपोजिशन, टेंस, क्वेश्चन टैग, राइट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंचुएशन, ये कुछ चीज़ें हैं। अभी ये जो मैंने आपके ग्रुप 2 के ये सब ग्रुप 4 के पेपर देखे हैं, इसमें कहीं पर भी वॉइस, नरेशन, राइट, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ये सब मुझे इन सब में देखने को नहीं मिला है। तो व्हाट माय सजेशन वुड बी कि आप ब्रीफली ऊपर ऊपर से इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी डीप में जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस उतने हाई लेवल के आते नहीं हैं, राइट। अब लास्ट इज़ वाई आर वीडियोज़, आपको हमें क्यों फॉलो करना चाहिए या क्यों शेयर करना चाहिए हमारे वीडियोज़, वो इसीलिए है, इवन आफ्टर पेइंग हेफ्टी फीस, मैं आपने अलग अलग कोचिंग संस्थान में जाकर, या कुछ लोग जो स्वयं भी तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों ने केवल नियम रूल्स पढ़े हैं, राइट, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत से क्वेश्चंस में वो नियम रूल अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये जो अभी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है, इसमें आपके व्यापम के द्वारा जितनी भी वन डेज एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स हो, जितने भी क्वेश्चंस हो, आप हम लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पेपर ले रहे हैं वो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, 28 अप्रैल 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब आप लोग कॉपी पेन लिख के लेकर बैठ सकते हैं। मैं जो जो बोलती जाऊंगी वो हवा में नहीं है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो सब नियम है, रूल्स हैं, आप साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि यही नियम बार बार रिपीट होने वाले हैं, राइट। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दे आर सैड डैश दे वर नॉट ग्रांटेड परमिशन टू अटेंड द कॉन्सर्ट।
तो अगर अपन 4 ऑप्शंस देखें तो 4 ऑप्शंस एंड, सो, इफ, बिकॉज देख के समझ में आना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है। चैप्टर है कंजंक्शन। अब यहाँ पर हम देखें, दे आर सैड, वो दुखी हैं। वो क्यों दुखी हैं? क्योंकि उन्हें कॉन्सर्ट में जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। तो यहाँ पर क्या है, उनके दुखी होने का कारण बताया गया है। तो जब किसी भी चीज़ का कारण बताया गया होता है तो वहाँ पर हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके पहले और बाद में सेम चीज़ें आती है, राइट। एंड के पहले जो टेंस है, एंड के बाद वो टेंस आएगा। कॉमा के पहले जो चीज़ है, कॉमा के बाद वो चीज़ आएगी, ठीक है। देन इफ़, अगर आपने पढ़ाई की होती या अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप सफल हो जाते, तो दैट वुड बी इफ़, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। अच्छा, डिटर्मिनर बोल लीजिए या एडजेक्टिव बोल लीजिए, ठीक है। हैव यू गॉट डैश शुगर। अब अगर 4 ऑप्शन देखिए, मैनी, एनी, मोस्ट और फ्यू। देखिए मैनी और फ्यू तो आप वैसे ही हटा सकते हैं, क्यों? अच्छा, एडजेक्टिव करता क्या है भैया, पहले तो यही अपन बात कर लें। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण क्या बताता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? शक्कर, शुगर, ठीक है। तो शुगर या शक्कर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो मैनी और मोस्ट तो वैसे ही हट जाएगा क्योंकि मैनी और मोस्ट प्लूरल के साथ प्रयोग में आते हैं। यहाँ पर शक्कर क्या है? अनकाउंटेबल है। तो मैनी और फ्यू आपका चला गया। मोस्ट भी नहीं आएगा। मोस्ट क्यों नहीं आएगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो अधिकांश बच्चे मेरी क्लास में मस्तीखोर हैं या पढ़ाकू हैं। तो अधिकांश के सेंस में यहाँ पर वाक्य नहीं है। यहाँ पर वाक्य किस सेंस में है? पड़ोसी आते हैं ना, भैया आपके घर में थोड़ी शक्कर है, ठीक है, थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हैव यू गॉट एनी शुगर, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम एनी का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। क्या जहाँ पर कोई वाक्य में अगर नेगेटिव आता है, अगर पूर्ण विराम से खत्म होने वाला वाक्य है और नेगेटिव, नो, नॉट, नेवर ऐसा कुछ आता है, तो वहाँ पर भी एनी का प्रयोग किया जाता है। ये सब नियम हैं, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अदरवाइज साइड में कॉपी लेकर लिखते जाइए। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, मॉडल्स आपको प्लेस करना है। मॉडल्स में आता क्या क्या है? मे, माइट, कैन, कुड, शेल, शुड, ऑट टू, यूज टू, ये सब चीज़ें आ जाती है। आई एम नॉट फ्री टुडे, कॉमा, बट आई सर्टेनली सी यू टुमारो। तो यहाँ पर अब क्या है? आप ये छोटी छोटी डिटेल्स पे अब हम लोग जाने वाले हैं। बीच में लगा हुआ है कॉमा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एंड, और, कॉमा, इन सब के आसपास कैसी बातचीत आती है? इन दोनों के आसपास, मतलब कॉमा के पहले, कॉमा के बाद, एंड के पहले, एंड के बाद, और के पहले, और के बाद, सेम चीज़ आएगी। अब कॉमा के पहले कौन सा टेंस है? एम, आई एम, मतलब क्या हुआ? एम मतलब प्रेजेंट। तो स्वाभाविक सी बात है, बीच में कॉमा लगा है मतलब पीछे भी क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा, ठीक है। तो कुड जो कि पास्ट का मॉडल है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। विल जो आपका फ्यूचर चीज़ें बताता है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचा आपके पास मे और कैन। मे और कैन में से आपका मे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर मे और माइट का प्रयोग किसी प्रकार की अनुमति लेने, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, किसी प्रकार की अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए किया जाता है। तो मे भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैन। आई एम नॉट फ्री टुडे, भाई आज तो मैं फ्री नहीं हूँ पर पक्का कल तुझसे मिलता हूँ, ठीक है, या मैं कल तुझसे मिल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सर्टेनली का प्रयोग किया गया इसीलिए मैंने ऐसा बोला। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, नील एमस्ट्रॉन्ग वॉज डैश। अच्छा 4 ऑप्शन, वही आर्टिकल्स है, ठीक है। डिटर्मिनर्स बोल लीजिए। नील एमस्ट्रॉन्ग वॉज डैश फर्स्ट मैन टू वर्क ऑन डैश मून। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो चीज़ें होती है, फर्स्ट यहाँ पर है। तो नील एमस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट। अब ये द से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन नीचे देखो, तीनों में द ही है, राइट। वॉज द, अच्छा जो अपने आप में द सन, जो इकलौती चीज़ें होती है उनके साथ भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नील एमस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वर्क ऑन द मून।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डॉक्टर सेज दैट माइन इज डैश होपलेस केस। किसका केस होपलेस है यहाँ पर? अच्छा, ऑप्शंस पहले देख लो, ऑप्शंस वही है आर्टिकल से। डॉक्टर क्या बोल रहा है, किसका होपलेस केस है? यहाँ पर पता है ना कि भाई मेरा गया हुआ केस है, तो यहाँ पर डेफिनेट बातचीत हो रही है कि किसी पर्टिकुलर, मेरा खुद का ये जो केस है वो गया हुआ है। तो पहले वाले में क्या है, पर्टिकुलर बात हो रही है, तो ए एन नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ एलिमिनेट हो गए, बचा सेकंड और थर्ड। तो डॉक्टर सेज दैट माइन इज होपलेस केस, ही सेज दैट आई शुड लिव डैश इन ओपन एयर, राइट। अब यहाँ पर बहुत से भोले बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैडम ओपन लिखा है ना, उच्चारण में स्वर आ रहा है, तो स्वर आ रहा है तो मैडम मैं एन लगा देता हूँ। पर माइंड यू, आर्टिकल जो है ओपन को देख के नहीं लगाना है बेटा जी, ठीक है। आर्टिकल एयर जो है, ओपन यहाँ पर एक विशेषण है। हवा, कैसी हवा, खुली हवा, तो यहाँ पर आपको ओपन को देख के नहीं लगाना है, राइट। तो यहाँ पर आपका एन नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो यहाँ पर ओपन जो है एक विशेषण के रूप में, हवा कैसी हवा, खुली हवा, तो क्या है, ही सेज दैट आई शुड लिव इन द ओपन एयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कार ड्रिवन बाय रवि वेंट डैश एंड हिट द लैम्प पोस्ट। अब यहाँ पर भी देख लो, हालांकि ये इसमें है नहीं, एंड के पहले देखो पास्ट है, वेंट लिखा हुआ है, एंड के बाद भी, हालांकि हिट के फॉर्म जो है एंड के पहले भी पास्ट है, एंड के बाद भी। चलिए, द कार ड्रिवन बाय रवि वेंट डैश। अच्छा, गाड़ी कंट्रोल में होती है तो कहीं ठुक जाती है, कि कंट्रोल के बाहर होती है तो कहीं ठुक जाती है? तो ठीक है, गाड़ी कंट्रोल के बाहर थी, तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 7th क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन देखिए। प्रिपोजिशन है एट, इन, बाय, ओवर, अंडर, ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रिपोजिशन होती है। मैसूर जो है वो जगह है किसके, कर्नाटका स्टेट के अंदर। अच्छा, एट और इन दोनों का प्रयोग हम लोग जगह बताने के लिए करते हैं। अब अगर जगह छोटी होती है तो हम एट का प्रयोग करते हैं, कोई मेट्रो सिटी होती है तो उस कंडीशन में हम इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका मैसूर एक बड़ी जगह है तो एट नहीं आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। अगला है, वी यूज अ लिटिल डैश इन आर कुकिंग। अब यहाँ पर देखिए अ लिटिल दिख रहा है, तो अ लिटिल क्या है, अ लिटिल है वापस से विशेषण, एडजेक्टिव। अ लिटिल किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो अ लिटिल किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो पहली चीज, अनकाउंटेबल नाउन है तो फोर्थ तो चला जाएगा, आईएनजी नहीं आता भैया, नाउन में क्रिया होता है वो, ठीक है। अच्छा, अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, तो थर्ड भी आपका चले गया। अब बचा फर्स्ट और सेकंड। कोई चीज़ जो ऑयल से भरी हुई हो या उससे कवर की हुई हो तो वो ऑयली बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग थोड़ा तेल यूज़ करते हैं हमारी कुकिंग में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड वुड बी योर आंसर। द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन डैश रूफ। अच्छा, तो हेलीकॉप्टर क्या ऐसे किसी के भी घर की छतों पर लैंड करते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर किसी जगह पर या किसी की छत पर लैंड किया होगा, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की छत पर, घर की छत पर लैंड किया। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा द। अब आपको एग्जाम में इतना स्मार्ट होना है, आप देखो अगर पहले में द आ गया तो बाकी तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको स्मार्ट बनकर टाइम सेव करना है। द से आपका सिंपल एक ऑप्शन आ रहा है, आपको थर्ड टिक करना है, आगे पढ़ना भी नहीं और आगे बढ़ जाना है। चलिए अगला है, आई डैश नेवर सीन हिम दिस हैप्पी बिफोर। चलिए तो अब देखिए, सीन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे तो आई एम भी लिख सकते थे, लेकिन आई एम आता तो आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन नहीं आता, तो एम हट जाएगा। आई के साथ हैज़ आएगा नहीं, आई हैव आता है, तो फर्स्ट चला गया, फोर्थ चला गया। अच्छा, हैड बीन लिख दोगे तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो फिर वापस से सीन नहीं आ पाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। अब हैड के बाद वर्ब का हैज़ और हैज़ हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो कि वाक्य में सीन ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब बीन को तो मैं लगा वाक्य में नहीं पाऊंगा, तो थर्ड भी आपका चला गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा,
सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से एडजेक्टिव का ही है। द पुलिस स्टेशन इज 5 miles अवे। ER लगता है नियरर, नियरेस्ट, नियरिंग। अच्छा ING है तो वैसे ही हट जाएगा। पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन हो गया नाउन और अब हम लोग को लगाना है एडजेक्टिव। तो देखिए ING आने से रहा क्योंकि ING क्रिया हो गई, जय माता दी, उसको हटा दीजिए। अब ER कब लगता है? ER जब किसी चीज़ की तुलना होती है। तो यहाँ पर क्या कोई दो पुलिस स्टेशन, दो जगह, दो लोग, किसी के बीच में तुलना हो रही है क्या? तो तुलना भी नहीं हो रही है, तो नियरर भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? द के बाद, अच्छा चलो वैसे भी सोच लो, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव कैसे आता है? EST लगने पे। तो क्या आ जाएगा? द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज 5 miles अवे। अच्छा नियर कब आता? सिंपल आप बोलते कि पुलिस स्टेशन इज नियर या फलाना इज नियर, तो यहाँ पर क्या है? द का प्रयोग किया गया है। द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कैसे आती है? EST लगने के बाद आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 12th क्वेश्चन देखिए फटाफट, ऑप्शंस देखिए तो वापस से आपको समझ में आएगा। प्रिपोजिशन है। अब दो चीज़ होती है, यहाँ पर लिखा है 2 ग्रुप्स, दो चीज़ों की बात होती है। तो दो के लिए हम लोग बिटवीन का बात करते हैं। अगर यहीं पर 5 लिखा होता, 6 लिखा होता, कोई भी चीज़, कोई भी संख्या 2 से अधिक लिखी हुई होती तो यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया जाता। परंतु यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 2, तो क्या आ जाएगा? द राइवलरी डैश द 2 ग्रुप्स इंक्रीज्ड आफ्टर द इलेक्शन। तो दो जो गुट थे उनके बीच में जो दुश्मनी है उनके बीच में, तो क्या आ जाएगा? बिटवीन। चलिए अगला, आई फाउंड, देख लीजिए वापस से आर्टिकल ही है। आई फाउंड डैश बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, आई टुक ओनली डैश राइप वंस। तो मुझे क्या मिली? मुझे एक बास्केट मिली। कितनी बास्केट मिली? अच्छा एन तो आने से रहा, चलो द तो दिया ही नहीं है। एन अगर फर्स्ट देखो, बास्केट उच्चारण में कहीं स्वर नहीं आ रहा है तो एन आने से रहा। तो सेकंड और फोर्थ आपका चला गया। बचा क्या? बचा है आपका फर्स्ट और थर्ड। तो मुझे क्या मिली? आई फाउंड अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। लेकिन मैंने उसमें से कौन से लिए? मैंने उसमें से केवल राइप्ड वंस लिए, राइट। तो उसमें से मैंने क्या किया? उसमें से मैंने सिलेक्टिव लिया है, अ नहीं आएगा। एक नहीं लिया, उसमें से मैंने क्या लिए हैं? जो राइप्ड वंस है केवल वही लिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक बास्केट थी जिसमें बहुत सारे आम थे, तो वो सारे आम नहीं ले लिए, कुछ कच्चे होंगे कुछ पके होंगे। तो उसमें से जो राइप्ड मैंगोज है, एक मैंगो नहीं लिया है, ठीक है। तो राइप्ड वंस जितने भी थे वो मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर निश्चित बात हो रही है, निश्चित कैसे? मैंगोज जो राइप्ड है। तो क्या हो जाएगा? ए और द। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन टैग है। अब क्वेश्चन टैग अगर आपने पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। द ही हैज़न्ट रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप। वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है। वाक्य नेगेटिव कैसे? हैज़न्ट लगा है, ठीक है। तो अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। तो आपका सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही चले गया क्योंकि वो दोनों नेगेटिव है। अब हम देखें, अब बचता है हैज़ ही या हैव ही। देखिए भैया, ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है तो हैव आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अगला है चूज द ऑप्शन विथ अप्रोप्रिएट पंचुएशन, ठीक है। पंचुएशन मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, ये जो हम लगाते हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सारी चीज़ें। अब अगर आप लोग नरेशन पढ़ा है आपने, अगर इसको ढंग से देखें, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटर्न द लेटर, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया वाक्य है। डायरेक्ट नरेशन में इसी का वाक्य क्या होता? ही आस्क्ड मी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग क्या लिख लेते? इफ आई हैड रिटर्न द लेटर, और क्वेश्चन मार्क हो जाता, तो ये डायरेक्ट नरेशन होता। अच्छा इनडायरेक्ट नरेशन में दिया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। तो पहली चीज़, इनडायरेक्ट नरेशन है तो क्वेश्चन मार्क आखिरी में नहीं आता, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में, ये लिख लीजिए जिनको नहीं पता है, इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका चला गया, ठीक है। अब इनडायरेक्ट नरेशन है, यहाँ पर एक वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, तो कंपाउंड सेंटेंस में किसी तरीका का कॉमा भी नहीं आता। फोर्थ भी चला गया। यू हैव गॉट योर आंसर एज द सेकेंड वन। चलिए अगला फिर से क्वेश्चन आ रहा है पंचुएशन का। दो द मैनेजर एक्सप्लेन व्हाट टू डू, वी डिडंट नो वेयर टू गो। तो हालांकि मैनेजर ने बताया कि हमको क्या करना है,
ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मत जाना कि इसका मतलब आपकी कहाँ जाएं, ठीक है, इसका मतलब है कि हम क्या करें। हालांकि मैनेजर ने समझाया कि क्या करना है हमें, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही कि भैया हमको करना क्या है, राइट। तो देखिए वाक्य में हम नाउन प्रोनाउन जैसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला तो हो गया मैनेजर, ठीक है, तो मैनेजर ने हमको बताया कि हमको क्या करना है, तो ये हो गया मैनेजर नाउन। हमको नहीं समझ में आया, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, दो सेंटेंस को कॉमा से सेपरेट करना है। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा वी के पहले कॉमा, देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है कि टाइपिंग, हाँ थर्ड वाला आपका है। देखिए एक दो द मैनेजर एक्सप्लेन व्हाट टू डू, यहाँ पर मैनेजर वाली बातचीत खत्म हो गई तो कॉमा से सेपरेट किया, हमें नहीं पता था, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ क्यों नहीं होगा, फोर्थ इसलिए नहीं होगा भैया क्योंकि जब दो कॉमा लगा होता है तो मैनेजर भी दो के बारे में बोल रहा है, एक्सप्लेन भी उस, तो वो नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला द डॉग्स। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपको उम्मीद करती हूँ ये पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए। नाउन के साथ एस लगने से नाउन प्लूरल होता है। डॉग कुत्ता, डॉग्स कुत्ते, काऊ सिंगुलर एक वचन, काऊ में एस लगा दिया, मतलब कहने का भावार्थ क्या है, भावार्थ ये है जिनको नहीं पता, संज्ञा में नाउन में एस ई एस लगने से नाउन प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। वहीं वरन क्रिया में इसका उल्टा होता है, क्रिया में एस और ई एस लगने से क्रिया एक वचन हो जाती है, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो अब अगर बात एक वचन में चल रही है, मतलब अगर मेरा सब्जेक्ट एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, सब्जेक्ट बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगा। डॉग इज बट डॉग्स आर। चलिए ये मैंने जो बताया ये नीचे के क्वेश्चन में भी लागू होगा, देखते हैं कैसे। द डॉग्स डैश ऑल नाइट एंड डैश अस अवेक। देखो फिर से एंड आ गया, तो एंड के आसपास कैसी बातचीत आती है भैया, एंड के आसपास समान बातचीत आती है। देखिए फर्स्ट आएगा नहीं, क्यों, इधर आईएनजी है तो फिर उधर तो ये अभी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसी लॉजिक से ही अगर आप देख लेंगे तो इसी लॉजिक से आपका थर्ड और फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो कुत्ते रात भर भौंकते रहे और उसके कारण हम अवेक, मतलब हमें जागना पड़ा, राइट। तो एंड है तो आसपास समान बातचीत आएगी, तो द डॉग्स हाउल्ड ऑल नाइट एंड, ठीक है, ईडी लग गया, पास्ट एंड के बाद भी पास्ट, कीप का हो जाएगा केप्ट। तो मैडम केप्ट तो फोर्थ में भी दिया है, पर भैया केप्ट फोर्थ में दिया है लेकिन आगे आईएनजी लगाया है, तो जो कंजंक्शन की बातचीत होती वो सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए द कोर्स डैश अ हॉलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। कोर्स, कोर्स क्या है, इंग्लिश किसी एक चीज़ का भी कोर्स आप बोल लो तो कोर्स कैसा हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो क्रिया भी कैसा आ जाएगी, क्रिया भी आ जाएगी सिंगुलर। तो क्रिया सिंगुलर कैसे बनती है मैंने अभी बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर आएगी, क्रिया सिंगुलर एस और ई एस लगने से बनती है। सिंग्स क्लियर सिंगुलर है, डांसेज सिंगुलर है, तो यहाँ पर कोर्स एक है, एक कोर्स की बात हो रही है, एक निश्चित कोर्स की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया भी सिंगुलर आएगी, तो आपका क्रिया सिंगुलर बनती है एस लगने से, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। आर ऑफरिंग क्यों नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा कोई ये एक जनरल सेंटेंस है, और जो कोई भी चीज़ जनरल होती है जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो हमेशा की बात है, तो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, इसीलिए हम लोग ऐसे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट में इनडेफिनिट चीज़ की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, इसलिए आपका आंसर होगा सेकेंड। 19th क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर डैश द न्यू मेट्रो स्टेशन टुमारो। कब, कल, कल की बातचीत है तो क्या आ जाएगा, भविष्य की बातचीत है, भविष्य की बातचीत है तो ज़्यादा देखना ही नहीं है, विल लगाओ आगे बढ़ जाओ। ऑल चिल्ड्रन, अब आप इसमें आपको एरर बतानी है कि एरर कहाँ पर है, ऑल चिल्ड्रन डैश प्लेइंग। देखो
चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है एक वचन, चिल्ड्रन होता है बहुवचन। अभी मैंने बोला अगर आपका संज्ञा यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। यहाँ पर आपका चिल्ड्रन बहुवचन है तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो गलती किस में है, सेकेंड वाला ऑप्शन है, इज प्लेइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, आर प्लेइंग। अगला, कनेक्ट के साथ प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग क्या आएगा। तो कनेक्ट का ये इसमें कुछ बताने जैसा ऐसा है नहीं। कनेक्ट, डिसकनेक्ट ये हमको बहुत ही अच्छे से पता है आज के समय में। कंटिन्यूस टेंस बनाना है या प्रोग्रेसिव टेंस बनाना है, ठीक है। अब हम देखें